नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, कुछ साथियों की मांग थी कि पूर्वी समस्या के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए, तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी समस्या के संदर्भ में बर्लिन व्यवस्था और उसके विश्वव्यापी परिणामों के ऊपर। तो आज का टॉपिक है बर्लिन व्यवस्था तथा उसके विश्वव्यापी परिणाम। लेकिन बर्लिन व्यवस्था पे आने से पहले जो है थोड़ा सा हम समझ लें कि पूर्वी समस्या क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप के देशों में राष्ट्रीयता की लहर किस तरह से आई, उसके क्या परिणाम हुए, तुर्की साम्राज्य के बिखराव पर यूरोपीय शक्तियों का क्या रुख रहा, और उसके बाद फिर हम बर्लिन व्यवस्था और उसके परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा हम पूर्वी समस्या के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। तो ताकतवर और विशाल तुर्की साम्राज्य, जिसे कि ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, मध्यकाल में वह यूरोप के लिए एक डर का पर्याय बन गया था। यह साम्राज्य यानी पूर्वी समस्या जिसे हम कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य, तो यह साम्राज्य तलवार के बल पर कायम किया गया था। बाल्कन प्रायद्वीप का एक बड़ा भाग इसके अधीन था। बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गेरिया, यूनान, रोमानिया तथा अल्बेनिया आदि तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत थे। ऑटोमन साम्राज्य के यूरोपीय भाग में अनेक जातियों के लोग रहा करते थे, जैसे कि स्लाव, ग्रीक इत्यादि भी उसमें निवास करते थे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। इसी तरह से हम देखें कि तुर्की के शासक जो थे वो मुसलमान थे तथा अपनी ईसाई प्रजा के ऊपर वो लोग बहुत अत्याचार किया करते थे। किंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप में ऑटोमन शक्ति का तेजी से पतन हो रहा था। ऑस्ट्रिया और रूस जैसे शत्रुओं के समक्ष जो तुर्की था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तुर्की के पतन का मुख्य कारण यह था कि उसकी प्रशासनिक शक्ति जो थी वो कमज़ोर थी। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उसकी प्रशासनिक विफलता उसके पतन का मुख्य कारण थी। बहादुर सैनिकों का देश होते हुए भी तुर्कों ने नागरिक प्रशासन के प्रति कभी अभिरुचि नहीं दिखाई। केंद्र सरकार की कमजोरी के कारण साम्राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। दरबार के अधिकारी षड्यंत्रों में लिप्त हो गए थे। प्रांतीय गवर्नर शासकों जैसा व्यवहार कर रहे थे, और जो हम कह सकते हैं कि विखंडनकारी प्रवृत्तियां उनको बल मिल रहा था। विखंडनकारी प्रवृत्तियां जो थी वो बलवती हो रही थी। साम्राज्य की ईसाई प्रजा ने तुर्कों के अत्याचारों से परेशान होकर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। परिणामतः बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र में युद्ध और हम कह सकते हैं कि एक तरह का नृशंसता का बोलबाला हो गया था। अच्छा, कुछ और बातें थीं जिन्होंने वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरणा दी थी। जैसे फ्रांस की क्रांति थी जिसने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव हम देखते हैं बाल्कन प्रदेशों पर भी पड़ा, और फ्रांस से जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई उसने जो है बाल्कन प्रदेशों में भी एक नया जोश पैदा कर दिया था। और बाल्कन प्रदेश में जो देश थे वो अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तुर्की का सुल्तान इतना कमज़ोर हो चुका था कि राष्ट्रीयता की इस लहर को रोकने में वह असमर्थ हो गए थे तुर्की को सुल्तान। परिणामतः तुर्की साम्राज्य का पतन होने लगा। तो 19वीं शताब्दी में अगर हम पूर्वी समस्या की बातचीत करें तो हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में
तुर्की की कमज़ोर दशा से लाभ उठाने हेतु यूरोप के देशों में होड़ सी लग गई। इस समस्या को पूर्वी समस्या के नाम से अभिहित किया गया। इस समस्या को पूर्वी समस्या कहा गया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लॉर्ड मार्ले के अनुसार पूर्वी समस्या प्रतिस्पर्धी जातियों व धर्मों के परस्पर विरोधी हितों की एक ऐसी परिवर्तनशील तथा उलझी हुई गुत्थी है जो कि न सुलझती है और जो एक स्थान पर स्थिर भी नहीं रहती। तो मित्रों, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा, यानी यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तुर्की की इस पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठा करके रूस ऑटोमन साम्राज्य में अपना विस्तार करना चाहता था। दूसरी तरफ ब्रिटेन की दिलचस्पी भी ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता में थी, यानी कि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि ऑटोमन साम्राज्य टूटे। अतः वह यूरोप के मरीज को हर हाल में जीवित रखना चाहता था, जो कि उसके भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक था। तो मित्रों, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की लहर से प्रभावित होकर सर्वप्रथम 1821 ईस्वी में यूनान ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विद्रोह तो किया ही, साथ ही साथ उसको यूरोप के प्रतिक्रियावादी देशों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। और लेकिन इसके बावजूद भी 1829 ईस्वी में उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता मिली, यानी कि यूनान जो है वो स्वतंत्र होने में सफल हुआ। और तो यह यूनान की राष्ट्रीयता की भावना की विजय थी। रोमन कैथोलिक और ग्रीक चर्च के मसले को लेकर प्रारंभ हुआ क्रीमिया का युद्ध 19वीं शताब्दी में पूर्वी समस्या से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें एक तरफ रूस था जो कि ग्रीक चर्च का प्रधान था, और दूसरी तरफ फ्रांस था जो रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थक था। मैं क्रीमिया के युद्ध पर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें पूरी घटना का उल्लेख करूंगा। तो इंग्लैंड और सार्डिनिया अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु फ्रांस का समर्थन करते हुए युद्ध में शामिल हो गए थे। अब इस युद्ध में अंततः 1856 ईस्वी में पेरिस में एक संधि हुई, जिससे युद्ध समाप्त हुआ। और पेरिस की संधि ने रूस की जो विस्तारवादी नीति थी उस पर कुछ समय के लिए अंकुश लगा दिया था, तथा तुर्की को पतन के गर्त में जाने से बचा लिया। बदले में तुर्की ने अपनी ईसाई प्रजा की दशा में सुधार करने का वचन दिया, किंतु कुछ ही समय में पुनः ऑटोमन साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया और बाल्कन क्षेत्र में रूस का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ने लगा। तो पेरिस की संधि की शर्तों का उल्लंघन जो है वो होने लगा। तो उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं कि वालेशिया और मालडेविया को मिलाकर एक नए देश का निर्माण था। उस नए देश का नाम था रोमानिया। तो ये साफ साफ पेरिस की संधि की शर्तों का उल्लंघन था। तुर्की और यूरोपीय शक्तियों के विरोध के बावजूद राष्ट्रीय विचारधारा की विजय हुई। सर्बिया में भी तुर्की शक्ति का पतन होने लगा। 1867 ईस्वी में सर्बिया ने भी स्वतंत्रता की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिया। रूस ने खुलेआम पेरिस की संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ किया और बाल्कन क्षेत्र में वह अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। रूस के एजेंट स्लाव जातियों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना जागृत कर उन्हें तुर्की सुल्तान के विरुद्ध भड़का रहे थे। बोस्निया और हर्जेगोविना में भी जुलाई 1875 ईस्वी में किसानों ने धार्मिक आंदोलन किया। तो इस प्रकार तुर्की में चतुर्दिक विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। 1877 ईस्वी में रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा 3 मार्च 1878 ईस्वी को तुर्की पर सान स्टीफेनो की संधि
थोप दी गई और तुर्की के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो मॉन्टेनिग्रो, बुल्गारिया, सर्बिया तथा रोमानिया इत्यादि को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। तो सान स्टीफेनो के संधि की यूरोपीय राज्यों विशेषकर जर्मनी तथा लंदन में तीखी कूटनीतिक प्रतिक्रिया हुई और उनके प्रबल विरोध के कारण यह संधि अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। ऑस्ट्रिया को इस संधि से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और इंग्लैंड को बाल्कन प्रदेशों के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई रुचि नहीं थी। तो मित्रों, बाल्कन क्षेत्रों में रूस का बढ़ता प्रभाव इंग्लैंड के हितों के विरुद्ध था, अतः उसने इस संधि की धाराओं पर पुनर्विचार करने की मांग की। दूसरी तरफ जर्मनी में बिस्मार्क जो है, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क जो है, एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में उभर कर सामने आ गया था। 1870-71 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो चुका था और बिस्मार्क जर्मनी को बहुत ही मजबूत राज्य बनाने की ओर अग्रसर था। तो बिस्मार्क 3 सम्राटों का संघ बनाना चाहता था और उसे रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी एक को चुनना था। बिस्मार्क को डर था कि कहीं फ्रांस इसका फ़ायदा न उठा ले, अतः सान स्टीफेनो के संधि में संशोधन के लिए और उस पर पुनर्विचार करने के लिए बिस्मार्क द्वारा 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन में यूरोपीय राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जो कि बर्लिन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए गए, बर्लिन कांग्रेस भी कहा जाता है इसे। तो मित्रों, बर्लिन कांग्रेस जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क के द्वारा बुलाई गई थी, इसलिए इसका अधिवेशन नवोदित राष्ट्र जर्मनी में हो रहा था। इस सम्मेलन में कई यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व वहाँ के प्रधानमंत्री डिज़रायली, सैलिसबरी तथा ओडो रसल ने किया। रूस का प्रतिनिधित्व गोर्बेकोव व इग्नेटिव ने किया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इटली का प्रतिनिधित्व क्रमशः जूल अंद्रासी, एम बॉडिंगटन व काउंट कोर्टी ने किया। तो रूस बर्लिन सम्मेलन में शामिल होने को सहमत नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि उसे उन लाभों से वंचित होना पड़ सकता है जो उसने सान स्टीफेनो की संधि के द्वारा हासिल किया था। पर बिस्मार्क ने निष्पक्ष रहने तथा रूस के हितों की रक्षा को ध्यान में रखने की बात कहकर उसे सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मना लिया किसी तरह से। तो 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन कांग्रेस प्रारंभ हुई और काफ़ी नोक-झोंक के बाद 13 जुलाई 1878 ईस्वी को इसमें बाल्कन क्षेत्र के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई। तो जो व्यवस्थाएं की गई वो संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बर्लिन व्यवस्था के अनुसार विशाल बल्गेरिया को 3 भागों में बांट दिया गया। डैन्यूब नदी और बाल्कन पर्वत श्रेणी के बीच का प्रदेश बल्गेरिया का स्वायत्त प्रदेश बना दिया गया। इसे तुर्की को कर देने की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ एक अर्ध स्वायत्त प्रदेश जिसे ईस्टर्न रोमालिया कहा गया तथा यह तय किया गया कि वहाँ एक तुर्की सेना रहेगी और वहाँ का ईसाई शासक तुर्की द्वारा मनोनीत होगा और साथ ही मैसिडोनिया को तुर्की के अधीन रखा गया। दूसरी विशेष बात यह थी कि बर्लिन व्यवस्था के अनुसार बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रशासनिक अधिकार स्थापित हुआ। इसके अलावा नोई बाजार को, जो कि सर्बिया मॉन्टेनिग्रो को अलग करता था, उस पर ऑस्ट्रिया हंगरी का सैनिक अधिकार स्थापित हुआ। तीसरी खास बात यह थी कि रूस को बेसर्बिया प्रदान कर उसकी जो सीमाएं थी रूस की, वो डैन्यूब नदी के मुहाने तक पहुंचा दी गई और एशिया में उसे बातूम, कार्स तथा आर्मेनिया का एक भाग दे दिया गया। चौथी मुख्य बात यह थी कि सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। उसे दक्षिण पूर्व की ओर नीस और बुल्गारिया का भी कुछ भाग दिया गया। पांचवी बात ये थी बर्लिन कांग्रेस की
कि मॉन्टेनिग्रो की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी गई, किंतु उसकी सीमाओं को यथासंभव संकुचित कर दिया गया। छठी खास बात जो थी इस संधि की वो ये थी कि इंग्लैंड को साइप्रस द्वीप दे दिया गया, जिससे वहाँ पर वह नौसैनिक अड्डा बनाकर एशिया में तुर्की साम्राज्य की रक्षा कर सके। सातवीं बात जो मुख्य बात थी वो ये थी कि यूनान की सीमाओं पर विचार किया गया, पर तुर्की सुल्तान की अन्य मनस्कता के कारण यूनान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और आठवीं जो महत्वपूर्ण विशेषता थी इस बर्लिन व्यवस्था की वो ये थी कि तुर्की सुल्तान ने अपने राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता देने और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का वचन दिया। तो ये खास बातें थी बर्लिन व्यवस्था की जो मैंने आपको बताई। अब आइए हम चर्चा करते हैं बर्लिन संधि के विश्वव्यापी परिणामों की। तो मित्रों, बर्लिन व्यवस्था के विश्वव्यापी परिणामों के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। विलियम लैंगर तथा W.N. मैडलीकोट जैसे इतिहासकारों का मत है कि बर्लिन कांग्रेस एक प्रकार का छल था और यह सच्चाई से बहुत दूर थी। वहीं दूसरी ओर स्मर्नर का यह मानना है कि इस कांग्रेस के कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आई, जो यह सिद्ध करता है कि राजनीतिज्ञों के समक्ष बहुत कठिन समस्याएं थीं जिनका समाधान ढूंढना उनके लिए आवश्यक था। जहां पेरिस की संधि के द्वारा तुर्की की एकता को कायम रखने का प्रयास किया गया था, वहीं बर्लिन कांग्रेस ने तुर्की की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। बाल्कन राज्यों की राष्ट्रवादी अभिलाषाओं को महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता पर बलिदान कर दिया गया। बर्लिन संधि के फलस्वरूप 4 ईसाई राज्यों सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो व बल्गेरिया का निर्माण हुआ। तो इस तरह से 4 नए ईसाई राज्यों का निर्माण हुआ। रूस के प्रभाव को कम करने के लिए विशाल बल्गेरिया के राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया। बल्गेरिया और रोमानिया को अलग कर देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था, क्योंकि दोनों भागों में बुल्गर लोग ही निवास करते थे। तो विभिन्न राष्ट्रों में बर्लिन व्यवस्था के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी समझना आवश्यक है। तो बर्लिन व्यवस्था की जो प्रतिक्रिया हुई विभिन्न राज्यों में, आइए हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लें। बर्लिन व्यवस्था और रूस की बात करें पहले हम, यानी कि रूस में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो रूस की जनता में बर्लिन व्यवस्था को लेकर बहुत अधिक रोष उत्पन्न हो गया और वहाँ बड़ी उथल पुथल हुई। बिस्मार्क के आश्वासन के बावजूद रूस के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। बर्लिन का समझौता सान स्टीफेनो की संधि और बर्लिन की संधि में इतना ही अंतर था कि पहले में रूस को अधिक लाभ हुआ था और दूसरे में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड अधिक लाभान्वित हुए। अब देखें हम इंग्लैंड के ऊपर बर्लिन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ क्या प्रतिक्रिया हुई। तो बर्लिन सम्मेलन से वापस लौटकर डिज़रायली ने लंदन में महारानी विक्टोरिया के सामने यह घोषणा की कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ। डिज़रायली ने कहा कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ, पर आगे आने वाली घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि डिज़रायली के इन शब्दों का कोई सार नहीं था, यानी डिज़रायली के ये शब्द जो थे वो महत्वहीन साबित हुए। यद्यपि डिज़रायली ने उस अवसर पर अदम्य साहस और राजनीतिक पटुता का परिचय देते हुए तुर्की साम्राज्य को पूरी तरह से विघटित होने से बचाया, पर उसने एक दूसरा संकट मोल ले लिया और यह संकट था कि इस संधि के बाद रूस द्वारा मध्य एशिया में फारस और अफ़गानिस्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार करने के कारण इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य को खतरा पैदा हो गया।
19वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में वह रूसी खतरे से सदैव आक्रांत रहा, यानी इंग्लैंड के ऊपर सदैव रूसी खतरा मंडराता रहा। तो उसने बाल्कन राज्यों की राष्ट्रीय भावनाओं की घोर उपेक्षा की। उसने सोचा था कि तुर्की का सुल्तान अपनी ईसाई प्रजा की दशा में सुधार करेगा, जो कि मात्र भ्रम सिद्ध हुआ। यानी कुल मिलाकर के इंग्लैंड चाहता था कि जो सिक मैन ऑफ यूरोप बना रहे, वो तुर्की का राज्य जो है वो उसका विखंडन नहीं चाहता था। तो बाल्कन प्रदेश में स्थापित शांति अस्थायी सिद्ध हुई। अतः कुल मिलाकर के डिज़रायली के इस दावे की हवा निकल गई कि उसने यूरोप के मरीज को मरने से बचा लिया, तो इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आइए हम जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। बर्लिन व्यवस्था और जर्मनी। बर्लिन कांग्रेस में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को अध्यक्ष चुना गया था और उसने अपने आप को ईमानदार मध्यस्थ घोषित किया था। किंतु रूस ने जर्मनी पर इंग्लैंड का पक्ष लेने का आरोप लगाया। जर्मनी ने रूस की मित्रता खो दी और दोनों के संबंधों में दरार आ गई। रूस के जार अलेक्जेंडर ने जर्मनी को कभी क्षमा नहीं किया। 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने रूस के परंपरागत शत्रु ऑस्ट्रिया के साथ संधि करके जर्मनी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इससे यूरोप में गुटबंदियों की एक परंपरा प्रारंभ हो गई, जो कि आगे चल करके विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। तो विश्व युद्ध के कारण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पहला कारण आप यही पढ़ते हैं कि विश्व गुटबंदी। तो गुटबंदियाँ जो शुरू करने वाला व्यक्ति था, प्रारंभ करने वाला, वो बिस्मार्क था, जो कि जर्मनी को सुरक्षित रखना चाहता था, जो कि आगे चल कर के विश्व युद्ध का कारण बन गया। अब बर्लिन व्यवस्था और तुर्की की बातचीत करें, तुर्की पर क्या प्रभाव पड़ा। तो तुर्की के साथ घोर अन्याय हुआ, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जिन राष्ट्रों ने तुर्की की रक्षा का बीड़ा उठाया था, उन्होंने ही उसे लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन राष्ट्रों ने उसकी अखंडता को बनाए रखने की गारंटी दी थी, उन्होंने ही उसे साइप्रस, बोस्निया और हर्जेगोविना इत्यादि उन्होंने ही उससे छीन लिया। तो इस प्रकार तुर्की के रक्षक ही भक्षक बन बैठे। तो मित्रों, बर्लिन व्यवस्था का बाल्कन राज्यों पे क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। तो बर्लिन व्यवस्था से सर्वाधिक असंतोष बुल्गारिया को हुआ। उसका 3 भागों में विभाजन सर्वथा अनुचित था। बुल्गारिया और रोमालिया के लोगों की जाति और भाषा एक ही थी, अतः उनकी राष्ट्रीय भावना और एकता को गहरा आघात पहुंचा। 1885 ईस्वी में दोनों राज्यों के नेताओं ने बर्लिन व्यवस्था की उपेक्षा करते हुए पुनः दोनों राज्यों का एकीकरण कर दिया। मैसिडोनिया की ईसाई जनता ने भी तुर्की के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रोमानिया से बेसर्बिया का क्षेत्र रूस को दिए जाने तथा उसे दोब्राजा का अनुपजाऊ क्षेत्र दिए जाने के कारण वह भी असंतुष्ट था। उसके साथ ही साथ महाशक्तियों ने देखा जाए तो बाल्कन राज्यों के विरुद्ध एक तरह का विश्वासघात किया था, अतः महाशक्तियों पर से बाल्कन राज्यों का विश्वास उठ गया। तो बर्लिन व्यवस्था के उदर में प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर विद्यमान थे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। कहा जाता है कि बर्लिन व्यवस्था के उदर में प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर विद्यमान थे। महाशक्तियों की अदूरदर्शिता के कारण बाल्कन प्रदेशों में विद्रोह की ज्वाला सुलगती रही। विद्रोह का विस्फोट 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध के रूप में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप रूस और ऑस्ट्रिया में शत्रुता बढ़ती गई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रधान कारण बनी। बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ संधि करने के कारण
रूस और फ्रांस ने मिलकर एक द्विगुट का निर्माण किया। जार ने ऑस्ट्रिया की प्रगति को रोकने हेतु बाल्कन राज्यों की स्लाव जातियों को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ किया, जिसकी परिणति सराजीवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के रूप में हुई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो इस तरह से मित्रों, जो अभी मैंने आपसे कहा कि बर्लिन व्यवस्था के उदर में प्रथम विश्व युद्ध का अंकुर विद्यमान था, तो ये बात सही साबित हो गई सराजीवो हत्याकांड से। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की, पूर्वी समस्या को समझने का प्रयास किया कि पूर्वी समस्या क्या है, किस तरह से जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके स्वार्थ वहाँ पर तुर्की साम्राज्य में थे, किस तरह से कोई उसे बचाना चाहता था, कोई उसे लूटना खसोटना चाहता था, तो वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, इन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। किस तरह से राष्ट्रवादी लहर वहाँ आई और बहुत सारे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। सबसे पहले यूनान से शुरुआत हुई, बाद में फिर दूसरे राज्य बन गए वहाँ पे, जो कि ईसाई राज्य थे। वो ईसाई राज्य अलग हो गए उससे, तुर्की साम्राज्य से। फिर बर्लिन में जो कांग्रेस बुलाई गई उसमें क्या व्यवस्था की गई, उस पर हमने चर्चा की। फिर विभिन्न देशों में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई और आगे चल कर के बर्लिन व्यवस्था के क्या परिणाम हुए, इन सब विषयों पर हमने संक्षेप में आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आज की इस चर्चा के ऊपर अपने कमेंट्स भी बहुमूल्य, जो आपके टिप्पणियाँ हैं, अपने कमेंट्स हैं, वो भी अवश्य लिखें, जिससे कि आगे वीडियो बनाने में और सहायता मिले। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।